क्या आपको इंफॉर्मेटरी पिटीशन यानी सनहा के बारे में पता है? इसको कहाँ दायर करनी चाहिए, किस मैजिस्ट्रेट जज के समक्ष ये दायर होगी? क्या आपको पता है कि एक पुलिस वाले की एक मैजिस्ट्रेट की मदद करना लीगली बाउंडेशन है जब वो हमसे एड मांगे, और वो कहाँ पे उसका प्रोविजन दिया गया है? अगर नहीं पता है तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी अड्डा लीगल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 4 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो हमें बात करता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। इसमें टोटल 5 सेक्शन है जो कि 30 से लेकर 34 तक दिए गए हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1, 2, 3 को पूरे अच्छे से कवर किया है, विद नोट्स के साथ अच्छे से कवर किया है। तो चलिए आज हम लोग अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि सेक्शन 30 से बात करता है। सेक्शन 30 हमारा बात करता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस में क्या कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि सुपीरियर हो एवं इन द रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन से हो। ठीक है, क्या कह रहा है इसको समझिए कि भाई एक पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज हैं, ऑफिसर इंचार्ज हैं, इसके सुपीरियर पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, इस ऑफिसर इंचार्ज का जो पूरा ड्यूटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं इसके द्वारा, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा। सेम चीज यही प्रोविजन में दिया गया है, इसको रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर, कौन से पुलिस ऑफिसर, जो कि सुपीरियर इन द रैंक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑफिसर इंचार्ज कौन होंगे पुलिस स्टेशन के। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि देखो, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन कौन होते हैं? एसएचओ होते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, हमेशा सुनते होंगे कि एसएचओ ने केस डायरी में क्या किया या इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन कौन होते हैं? एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। जनरली ऐसा देखा जाता है कि इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको एसएचओ के रूप में नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड ऐसे व्यक्ति जो कि सब इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे हैं उसको कभी भी एसएचओ नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जनरली इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड एज एसएचओ एंड also the person who is appointed as SHO is not below the rank of सब इंस्पेक्टर। ठीक है, देखो सुपीरियर ऑफिसर कौन होता है? एसएचओ कौन? डीएसपी हो सकता है, एसपी हो सकता है, एसएसपी हो सकता है, एसीपी हो सकता है, ईटीसी। यानी एसएचओ के ऊपर कौन होंगे? डीएसपी हो सकते हैं, एसपी साहब हो सकते हैं, एसएसपी साहब हो सकते हैं, एसीपी साहब हो सकते हैं। तो ये सब जो है एसएचओ साहब के ऊपर है। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, इनका काम क्या है? क्योंकि अगर हम लोग सेक्शन 30 में क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसे पुलिस ऑफिसर जो कि क्या है, रैंक में सुपीरियर इन द रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ठीक है, मे एक्सरसाइज सेम पावर। यानी ये व्यक्ति जो कि एसएचओ रैंक से ऊपर है वो सेम पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो भाई जहाँ पे जो तुम्हारा ऑफिसर इंचार्ज यानी एसएचओ साहब का जो जुरिडिक्शन होगा, लोकल लिमिट होगा, या स्टेशन का एक टेरिटरी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंकड़बाग थाना का एक अपना थाना है, ठीक है, गांधी मैदान थाना का अपना थाना है, कोतवाली का थाना का अपना थाना है। तो क्या है, जुरिडिक्शन बटा हुआ, एक लिमिट बता हुआ है कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में एक क्राइम होगा तो ये थाना संभालेगा, इसके क्षेत्र में। तो वही बोल रहा है कि जिस थाना का एसएचओ का जितना लिमिट होगा उतना ही लिमिट एक्सरसाइज कर पाएगा सुपीरियर ऑफिसर जब उसको अंडरटेकिंग में जा रहा है। ठीक है, एक बार बेयर एक्ट रीड करना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। एक बार फिर से इसको कॉल आउट कर देता है कि पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन द रैंक ऑफ अ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मे एक्सरसाइज सेम पावर, सुपीरियर ऑफिसर मे एक्सरसाइज द पावर ऑफ ऑफिसर बिलो देम। यानी सुपीरियर ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है ऐसे ऑफिसर के जो कि उसके बिलो है। ठीक है, थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड और विद इन द लिमिट ऑफ स्टेशन। यानी कहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है? यानी लोकल लिमिट्स और लिमिट ऑफ द स्टेशन के अंतर्गत। चलिए
नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या कहता है कि पब्लिक वेंट टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस, यानी पब्लिक आम जनता कब किसी मैजिस्ट्रेट साहब को और पुलिस अधिकारी को मदद करेगी। तो क्या कहता है कि एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति इज बाउंड, अगर बेयर एक्ट है तो बाउंड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस, यानी प्रत्येक व्यक्ति बाउंड है, लीगली बाउंड है कि उसको मैजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करनी होगी, लेकिन रीजनेबल डिमांडिंग होना चाहिए पुलिस के द्वारा। हिज एड क्या होना चाहिए, रीजनेबल डिमांड होना चाहिए। रीजनेबल डिमांड का यहां मतलब, डिमांडिंग का यहां पे क्या हुआ कि विच इज पॉसिबल इन दैट सर्कमस्टांसेस, यानी उस सर्कमस्टांसेस में ये पॉसिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा जो है, एक्स नाम का एक बंदा है, ये चोरी करके भाग रहा था और पुलिस इसको क्या कर रही थी, दौड़ा के पकड़ना चाह रही थी। और जेड नाम के आप जो हैं, मान लीजिए कोई हम हैं, जेड नाम के व्यक्ति इसको बोल रहे थे कि भाई वो चोरी है, चोर है, इसको पकड़ो, और इसके हाथ में क्या था, पिस्टल था। तो भाई ये रीजनेबल डिमांड नहीं है, मे बी यार मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या है कि अगर हम उसको पकड़ने जाएंगे वो हमको गोली मार देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, रीजनेबल डिमांड होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग बाउंड है। क्या बोलता है कि कब कब, देखो 3 सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जहां पे पुलिस और मैजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए हम लोग बाउंड है। क्या क्या है, तीनों को पढ़ते हैं एक एक करके। कि टेकिंग एंड प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन whom such magistrate और पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति को पकड़ने में, ठीक है, मान लो कि पुलिस ऑफिसर अकेला है, 2-4 चोर है, तो बोला भाई थोड़ा मदद कर दो पकड़ने में हमको, ठीक है, तो या तो पकड़ने में, या कोई भाग रहा है चोर, ठीक है, उसको दौड़ा रहा है, सामने तुम्हारे आ गया, बोला भाई पुलिस वाले की भाई पकड़ ले इसको यार, तो हम लोग ऐसे में पकड़ लेंगे उसको। तो इस तरह का मदद हम लोग कर सकते हैं पुलिस वाले की, यानी कहाँ कहाँ पकड़ने और निकल भागने से बचने के लिए, रोकने के लिए हम लोग उस बाउंड है अगर पुलिस वाला हमसे सहायता मांग रहा है। लेकिन वो बाउंड क्या होना चाहिए, रीजनेबल डिमांडिंग होना चाहिए। उसके हाथ में पिस्टल विस्टल होगा तो भाई हम तो हाथ खड़े कर देंगे, ना भाई हम नहीं पकड़ रहे उसको, ठीक है। दूसरा क्या है, इन प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि देखो अभी क्या हुआ, अग्निवीर सेवा में लोग ट्रेन व्रेन जला रहे थे, ठीक है, तो क्या हुआ कि हम लोग जो है किसी राइट्स वाइट दंगा वंगा को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब ब्रीच हारमोनी को अगर कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसमें अगर हमसे मजिस्ट्रेट साहब या पुलिस ऑफिसर साहब क्या सहायता मांगे, तो हम लोग उसकी सहायता, उन लोगों की सहायता करेंगे। तीसरा क्या है, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजुरी अटेम्प्टेड टू कमिटेड टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है, देखो सीआरपीसी में पहले लिखा हुआ था रेलवे, कैनल, टेलीग्राफ पब्लिक प्रॉपर्टी, लेकिन अब जो है बीएनएसएस में डायरेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी लिख दिया कि ऐसा प्रिवेंशन करना कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को, सरकारी संपत्ति को, ठीक है, नुकसान पहुंचा रहा है जिसमें, तो उसमें अगर पुलिस वाले या मजिस्ट्रेट साहब आपकी सहायता मांगे तो आपको सहायता करनी होगी, ठीक है, लेकिन वो सहायता रीजनेबल डिमांडिंग होनी चाहिए, ठीक है। कैसी सहायता, फॉर एग्जांपल पब्लिक प्रॉपर्टी क्या हो, वही अग्निवीर वाला ट्रेन व्रेन जला रहा था, सीट वीट, हम लोग मजिस्ट्रेट पुलिस साहब बोले भाई तुम लोग अच्छे नागरिक हो, थोड़ा मदद करो, ट्रेन मत जलाने दो, सबकी सहायता होगी इससे, तो हम लोग उस समय बाउंड है। तो 3 इस सेक्शन में हम लोग क्या देखे, सेक्शन 31 में कि पब्लिक को कब मैजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को सहायता प्रोवाइड करनी होगी। और इसमें हम लोग ये भी देखें कि प्रत्येक व्यक्ति बाउंड है, ठीक है, कि असिस्ट करे मैजिस्ट्रेट को, लेकिन वो जो ऑफर क्या होता है, रीजनेबल डिमांडिंग होना चाहिए उस एड का, यानी जो उस सर्कमस्टांसेस के लिए पॉसिबल हो। अब 3 सर्कमस्टांसेस क्या क्या थे कि भाई कोई पकड़ना या भागने से बचाने के लिए अगर सहायता मांग रहा है तो उसको सहायता करेंगे। दूसरा हम लोग कब करेंगे कि भाई कोई ब्रीच ऑफ पीस कर रहा है, यानी शांति भंग कर रहा है, परिशांति को भंग कर रहा है, तो उसको प्रिवेंशन या सप्रेशन के लिए हम लोग सहायता ले सकता है, हम लोग उसको सहायता देने के लिए बाउंड है। तीसरा कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचा रहा है, उस समय अगर मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस साहब हमसे सहायता मांगे तो वी आर बाउंड टू असिस्ट देम, ठीक है। अब देखो सेक्शन, देखो अगर बोल रहा है कि यहाँ पे बाउंड शब्द का प्रयोग है, क्या है, बाउंड है कि आपको मदद करनी ही होगी, तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई अगर हम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है।
तो इसकी सजा सेक्शन 222 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में कहता है कि ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस, अगर हम लोग लॉ के द्वारा बाउंड है और अगर हम लोग सहायता नहीं प्रदान करते हैं पब्लिक सर्वेंट को, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, सेक्शन 222 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, बेयरक में पढ़ रहे हो तो रीड विथ सेक्शन 222 ऑफ बीएनएस, बगल में लिख दो सेक्शन 31 के। ठीक है, चलो यहां पे क्या बोल रहा है कि हुएवर बीइंग बाउंड बाय लॉ टू रेंडर और फर्निश असिस्टेंट टू एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटी, और अगर आप इंटेंशनली मार्क कर लीजिए, इंटेंशनली आप उसको ये नहीं करते, असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करते, उसकी सहायता नहीं करते हैं, तो वैसे व्यक्ति को शैल बी पनिश्ड विथ सिंपल इम्प्रिजमेंट विच टर्म में बी एक्सटेंड टू 1 महीने का सजा और 2500 रुपया तक का फाइन के आप भागी होंगे। ठीक है, आईपीसी में पहले 200 रुपया का फाइन दिया गया था इस सेक्शन में, लेकिन अब क्या है कि 2500 रुपया इस फाइन को बढ़ा दिया गया है। यानी आपको, अगर आप इंटेंशनली किसी, मान लो पुलिस वाला कोई चोर भाग रहा था, आपके सामने से भाग रहा है, पीछे पुलिस वाला दौड़ रहा है, एकदम आप रीजनेबल डिमांडिंग है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, एकदम मरियल सा लड़का है, और आप उसको पकड़ते नहीं और उसको भगा देते हैं, इंटेंशनली छोड़ देते हैं, तो भाई आपको सिंपल इम्प्रिजमेंट 1 महीने तक के सजा या 2500 रुपये तक के फाइन के भागी होंगे। इसका सब सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, बी क्लॉज इसका क्या कहता है, ये भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 222 का सब सेक्शन बी क्या कहता है कि एंड वेयर सच असिस्टेंस बी डिमांडेड ऑफ हिम बाय अ पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट टू मेक सच डिमांड, अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा डिमांड किया जा रहा है जो कि लीगली कॉम्पिटेंट है उस डिमांड को करने के लिए, और अगर आप उसकी सहायता नहीं करते हैं तो किस चीज में वो मांग सकता है, इसका भी ये सप्रेसिंग अ राइट, यानी कोई दंगा वंगा है, ब्रीच ऑफ पीस है, तो इसको मेंटेन करने के लिए अगर आपसे कोई सहायता मांग रहा है तो आपको करना होगा, एफरे को करना होगा, या कोई पर्सन भाग रहा है या गिल्टी ऑफ ऑफेंस है और वो स्केप कर रहा है, भाग रहा है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, या फिर लॉफुल कस्टडी से कोई भाग रहा है, तो ये सब व्यक्ति को अगर पुलिस वाले मजिस्ट्रेट साहब सहायता मांगे, पब्लिक सर्वेंट सहायता मांगे, तो अगर करना होगा आपको, अगर आप नहीं करते हैं तो 6 मंथ तक का इम्प्रिजमेंट और फाइन 5000 रुपया तक का, या फिर बोथ, आप इन सब चीज के लिए लाइबल हो गए। सेक्शन 1 में क्या बोला कि ये सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 का ए जो था उसमें क्या बोला कि आप अगर इंटेंशनली इस तरह का कार्य करते हैं, और इसमें सब सेक्शन 2 में बोला कि अगर लीगली डिमांड किया गया है, किस किस मामले में, कि राइट को सप्रेस करने में, एफरे को सप्रेस करने में, या फिर कोई व्यक्ति लॉफुल कस्टडी से भाग रहा है, स्केप कर रहा है, तो अगर आप नहीं करते तो 6 महीने तक की सजा, ठीक है, और 5000 रुपये तक की फाइन के आप हकदार होंगे। सेक्शन 32 अब क्या कहता है, सेक्शन 32 कहता है 8 टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। ठीक है, 8 टू पुलिस ऑफिसर अदर देन एग्जीक्यूटिंग वारंट। देख भाई, इसमें सिंपल सा क्या है कि पहले आप वारंट समझ लो, सब जानते ही होंगे वारंट क्या होता है, एक बार मैं रिकॉल बस करा देता हूँ। ठीक है, वारंट देखो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, अरेस्ट वारंट एक होता है और एक सर्च वारंट होता है। सर्च वारंट में क्या हुआ कि हम किसी के घर वर में गए, उसके संपत्ति को सर्च कर रहे हैं, भाई छुपा हुआ नहीं है या फिर क्या, वो सर्च वारंट। अरेस्ट वारंट क्या है, किसी को हम लोग अरेस्ट करने के लिए, लॉफुल कस्टडी में लेने के लिए हम लोग वो वारंट निकालते हैं। तो वारंट क्या है, रिटन ऑर्डर और साइंड बाय जज और मैजिस्ट्रेट। वारंट क्या है कि एक तरह का रिटन ऑर्डर है जो कि सिग्नेचर किसके द्वारा किया जाता है, जज और मैजिस्ट्रेट के द्वारा। इसमें क्या होता है, विच अलाउ एनी पर्सन टू अरेस्ट समवन, जिसमें क्या है कि आप किसी को अरेस्ट करने के लिए आपको अलाउ किया जाता है, या तो किसी के सर्च एनी प्लेसेस, यानी किसी जगह को सर्च करने के लिए, गिव परमिशन टू सर्च एनी प्लेसेस, मतलब कि भाई कोई जगह को सर्च करने के लिए हमेशा देखते हो सर्च वारंट लेके आए हैं, आज तुम्हारे घर को छानेंगे भाई, क्या क्या रखे हो घर पे, छुपा रखे हो अपराधी को,
तो ये सब वारंट दो तरह के होता है, ये समझ में आ गया। ये रिटन ऑर्डर होता है साइंड बाय जज और मजिस्ट्रेट, जो कि अलाउ करता है या तो किसी को आप अरेस्ट कर सकते हैं या तो सर्च कर सकते हैं। जनरली जो है वारंट किसको इशू किया जाता है? पुलिस ऑफिसर को इशू किया जाता है। तो सेक्शन 32 हमारा क्या कह रहा है कि 8 टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट है। यानी ये सेक्शन में देखो साफ साफ ये कहा गया है कि जिस प्रकार हम लोग पुलिस वाले की मदद करते हैं, अब ये प्रीवियस सेक्शन में हम लोग देख चुके हैं, अफोरसेट सेक्शन में हम लोग क्या देखे कि पुलिस वाले और मजिस्ट्रेट साहब को हम लोग को मदद करना होगा जब वो कुछ कार्य कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई अगर कोई पुलिस ऑफिसर अदर देन पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, और जिस प्रकार हम लोग पुलिस ऑफिसर की सहायता किए हैं उसको असिस्ट करने में, ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति है जिसको ये पावर दिया गया है कि वो किसी को वारंट या एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट का उसको पावर एंड अथॉरिटी दिया गया है, तो उसको भी हम लोग को ठीक उसी प्रकार मदद करना होगा जैसे कि हम लोग पुलिस ऑफिसर की मदद कर रहे थे। ठीक है, क्या बोलता है? जस्ट एज वी हेल्प द पुलिस ऑफिसर, जैसे कि हम लोग ने पुलिस ऑफिसर की सहायता की एज पर द प्रीवियस सेक्शन, इन द सेम वे वी विल ऑल्सो हेल्प एनी अदर पर्सन who has been given the power and authority of executing warrant। यानी ऐसे व्यक्ति जो कि अदर देन पुलिस ऑफिसर हैं, जिसको पावर एंड अथॉरिटी मिला हुआ है कि वो वारंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसकी भी सहायता हम लोग को करनी होगी। लेकिन सेक्शन 31 और 32 पे मेजर डिफरेंस क्या है कि वहां पे आप लीगली बाउंड है कि अगर आप सहायता नहीं करते हैं तो आपको सजा का भी प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे कोई लीगली बाउंड नहीं है, नो बाउंडेशन। मदद करनी है भाई प्राइवेट व्यक्ति की तो कर सकते हैं, टू गुड, और नहीं करनी है तो किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लॉफुल चार्जेस आप पे नहीं लगने वाले हैं। देखो हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि कब किसी प्राइवेट व्यक्ति को वारंट एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। ठीक है, सेक्शन 74 सब क्लॉज 1 हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका देखते हैं। ये क्या कहता है कि व्हेन इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑफ अ वारंट इज नेसेसरी, अगर कोई इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट है, ठीक है, कि भाई किसी को अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, और क्या है कि कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, मौजूद नहीं है, ठीक है, व्हेन एन इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑफ अ वारंट इज नेसेसरी एंड नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल, the court issuing such warrant may be directed to any other person or the person to execute the same। ठीक है, सेक्शन 74 के सब क्लॉज 1 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हम लोग क्या देखें कि कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट है, नहीं तो भाई अगर भाग जाएगा, विदेश विदेश भाग जाएगा अपराधी, ठीक है, और कोई पुलिस ऑफिसर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो भाई जो कोर्ट है वो क्या करेंगे, उस वारंट को डायरेक्ट कर सकती है एनी अदर पर्सन को, और किसी पर्सन को जो कि वो एग्जीक्यूट कर सके सेम को, यानी उसको वारंट को एग्जीक्यूट कर सके। ये सेक्शन 74 सब क्लॉज 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS भाई लिख लेना, हमने बेयर एक्ट में रीड विथ कर लेना। उसी के फर्दर आगे सेक्शन 75 सब क्लॉज 1 में क्या कहता है? ठीक है, कहता है कि CGM और JM फर्स्ट यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब क्या कर सकते हैं, मे डायरेक्ट अ वारंट टू एनी अदर पर्सन, ठीक है, विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट। यानी CGM साहब, JM फर्स्ट क्लास साहब क्या किसी एनी अदर पर्सन को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, पावर एंड अथॉरिटी दे सकते हैं कि उस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो। कैसे व्यक्ति को? जो कि एस्केप्ड कन्विक्ट है, भागा हुआ अपराधी है या प्रोक्लेम्ड अपराधी है, एकदम घोषणा है कि भाई एकदम अपराधी के तो मामले में ये प्रोक्लेमर है, ठीक है। अच्छा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है? ये सेक्शन 34 सब क्लॉज 2 के 2 में दिया गया है सेक्शन, और सेक्शन 84 भी इसके साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एनी पर्सन हु इज एक्यूज ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इवेडिंग अरेस्ट, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन 75 के सब क्लॉज 1 में क्या देखे कि CGM साहब और JM फर्स्ट क्लास साहब जो है किसी भी व्यक्ति को, प्राइवेट एनी अदर पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं वारंट कि भाई तुम अरेस्ट कर सकते हो ऐसे कन्विक्ट को, एस्केप्ड कन्विक्ट, भगोड़ा अपराधी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ में नॉन बेलेबल वारंट है और वो अरेस्ट से बच रहा है,
ठीक है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का हम लोग कहाँ पे देखेंगे, सेक्शन 34 के 2 के 2 में, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एक चीज ये भी बता दिए थे कि सेक्शन 31 में पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट को बाउंड है आप कि उसको एड प्रोवाइड करनी होगी, सहायता प्रोवाइड करनी होगी, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति को जो कि वारंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे आप बाउंड नहीं है किसी भी लॉ के द्वारा कि आपको सहायता करनी ही होगी, अदरवाइज आपके खिलाफ में कोई भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 33। सेक्शन 33 अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग आम बोलचाल भाषा में इंफॉर्मेटरी पिटीशन जब दायर करते हैं तो इसी सेक्शन के अंतर्गत हम लोग करते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सेक्शन 33 क्या बोलता है, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन केसेस, यानी कुछ अपराधों की जानकारी जनता के द्वारा दिया जाना, ठीक है। यानी कुछ अपराध हो रहे हैं उसकी जानकारी जनता दे सकती है। तो क्या बोलता है कि एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति अगर अवेयर है, उनको जानकारी है कि कोई घटना घटित हुआ है, ठीक है, कोई कमीशन ऑफ या फिर किसी व्यक्ति का कोई इंटेंशन है कि हम कोई अपराध करने जा रहे हैं जो कि बीएनएसएस के अंडर पनिशेबल है, ठीक है, वैसे व्यक्ति को सूचना देना होगा, ठीक है। यही सेक्शन 33 बोलता है कि पर्सन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसको कोई जानकारी है कि कोई घटना घटित हो चुकी है, ठीक है, अपराध हो चुका है, या फिर किसी व्यक्ति का कोई आशय है, इंटेंशन है कि हम कोई ऑफेंस करने जा रहे हैं जो कि पनिशेबल है अंडर भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अब किस तरह का ऑफेंस हो सकता है, तो देखो 12 पॉइंट में इसको डिस्क्राइब किए गए हैं। हम छोटा सा बस समराइज कर लिया, तुम लोग डिटेल में इसको देख लेना, ठीक है। सेक्शन 103 से 105 यानी मर्डर के जो भी सेक्शन है, ऑर्गेनाइज्ड का क्राइम और टेररिस्ट अटैक से रिलेटेड कोई भी है, किडनैपिंग, कन्फाइनमेंट, ट्रैफिकिंग, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं ना वुमेन ट्रैफिकिंग या बच्चे लोग का चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी है कि देखो आज वो वैन में लेके जा रहा है बच्चा, हम पुलिस को फोन करते हैं, तो आप अगर आपको जानकारी है तो आप पुलिस को अवेयर कर सकते हैं, उसको जानकारी दे सकते हैं इन सब मामलों में। ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, अगर कोई राज्य के प्रति गलत काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे घर पे कोई टेररिस्ट आ गया, हमको मालूम चल गया है कि भाई ये लोग तो पार्लियामेंट पे हमला करने वाला है, ठीक है, और इस तरह की जानकारी हम लोग पुलिस के साथ साझा करेंगे। कोई कॉइन, करेंसी नोट, गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड अपराध हो, ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हो, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, फूड, ड्रग्स, ये सब से रिलेटेड हो, चोरी डकैती का कोई प्लान बना रहा है, रोबरी का प्लान बना रहा है, ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड कोई है, मिसचीफ करना है या हाउस ट्रेसपास, रात में चोरी करने का, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, ये सब का कोई सोच रहा है, ठीक है। तो ये 12 पॉइंट है, ये 12 पॉइंट है। इन 12 पॉइंट में अगर किसी भी अपराध की आपको जानकारी है तो सेल आपके पॉइंट को मार्क कर लिया, आप बाउंड है कि इस तरह की जानकारी को आपको साझा करना होगा पुलिस ऑफिसर के साथ, ठीक है, ठीक है। अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन फॉर कहे तो एक्सेप्शन सही वर्ड नहीं होगा, ये कहता है कि अगर इस तरह की आपको जानकारी है तो आप सेल हैं, यानी कि आप बाउंड है कि आप उस तरह की जानकारी साझा करें, अवेयर करें नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को या मैजिस्ट्रेट को। लेकिन अगर आपके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है, फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट मेरे घर पे आ गया है और हमको मालूम है कि ये लोग हमला करने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, सदन में, पार्लियामेंट में हमला करने जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि ये क्या किए हैं, मेरी बेटी को, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को क्या किए हैं, बंदूक की नोक पे रखे हैं कि अच्छा बेटा तुम जाओगे अगर इन्फॉर्मेशन देने तो इन सब को गोली मार देंगे। तो अगर आपके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है तब तो ठीक है, नहीं तो वैसे व्यक्ति को अगर अवेयर हैं कि कोई घटना घटित हो चुकी है या क्राइम होने वाला है तो वो क्या करेंगे, गिव इंफॉर्मेशन टू नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, जो भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा या पुलिस ऑफिसर की ऑफ सच कमीशन और इंटेंशन, या तो अपराध का आप जानकारी दे सकते हैं या फिर कोई किसी का इंटेंशन है कि उस अपराध को घटित करने के, उसका भी जानकारी आप नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज है कि हम इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं दिए, ठीक है, कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे हमको धमकाया था कि अगर तुम गए तो तुमको गोली मार देंगे या तुम्हारे परिवार की जान ले लेंगे, तो यहाँ पे चल सकता है। इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन
The term offense include any act committed at any place outside the India which would constitute an offense if committed in India. देखो, कोई व्यक्ति यहाँ से बैठ के अपराध का कि कनाडा में हमको किसी गैंगस्टर को मारना है या फिर जाके मारना है, तो इस तरह के ऑफेंस मतलब कि सिर्फ ये इंडिया के तरह सीमित नहीं है, ये आउट ऑफ द इंडिया के लिए भी है। ठीक है, यही कहता है सेक्शन सब क्लॉज 2 इसका, सेक्शन 33 का सब क्लॉज 2। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ द इंडिया विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं भाई। अब देखो नोट क्या करना है यहाँ पे, हम लोग तो ये देख लिए कि हम लोग को असिस्ट करना है, सेल भी है कि हम लोग को सहायता करनी है, लेकिन अगर रीजनेबल आपके पास एक्सक्यूज नहीं है और आप जानबूझ के किसी को जानते हुए भी आपके नॉलेज में था कि ये अपराध होने जा रहा है या हो चुका है, फिर भी आप पुलिस इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो उसके लिए क्या सजा हो सकती है। तो इफ अ पर्सन इज अवेयर ऑफ द सेड ऑफेंसेस, कौन से ऑफेंसेस, जो 12 हम लोग ऑफेंसेस ऊपर देखे हैं भाई, ठीक है, सेड ऑफेंसेस बट डिड नॉट give the information, then he could be liable under these section of BNS, section 58, 211 and 239। इन सेक्शन के अंतर्गत आप लाइबल होंगे, आपको सजा हो सकती है अगर आपको जानकारी होते हुए भी आप जानकारी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर के साथ साझा नहीं कर सकते हैं विदाउट अ रीजनेबल एक्सक्यूज। अगर देखो बहुत बार क्या होता है कि गलत इंफॉर्मेशन दे देता है कि भाई आतंकवादी बैठे हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो अगर गलत इंफॉर्मेशन देगा तब क्या होगा, तो भाई उसके लिए भी सजा है। बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 212, 217, 240 के अंतर्गत उसको सजा होगी अगर भाई पुलिस ऑफिसर को गलत इंफॉर्मेशन देता है। मैंने पहले ही कहा था कि सेक्शन 33 को हम लोग इंफॉर्मेटरी पिटीशन इसी के अंतर्गत हम लोग फाइल करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेटरी पिटीशन जिसको आम बोलचाल भाषा में हम लोग सनहा कहते हैं। सनहा क्या होता है, ठीक है, देखो एप्रीहेंशन दैट समवन कुड डू समथिंग रॉन्ग, अगर हम लोग को ये लग रहा है, एप्रीहेंशन है कि कोई व्यक्ति जो है कुछ गलत करने वाला है, कैसा गलत, या तो उसके साथ गलत करने वाला है या उसके संपत्ति के साथ गलत करने वाला है। किसी व्यक्ति को ये आशय है, ठीक है, एप्रीहेंशन है कि दैट समवन वुड डू समथिंग रॉन्ग, यानी कोई व्यक्ति कुछ गलत करने वाला है उसके साथ या उसके संपत्ति के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि या तो वो कार्य हो चुका है या नहीं हो चुका है, इससे मतलब नहीं है, या तो सच एक्ट कमिट हो चुका है या फिर होने वाला है या हो सकता है। ठीक है, उसको लग रहा है, ये आशय है कि भाई ऐसा हो सकता है मेरे साथ, हम पे झूठा केस हो सकता है या फिर मेरे संपत्ति को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो वैसा व्यक्ति अंडर सेक्शन 33 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक इंफॉर्मेटरी पिटीशन दायर करेगा। ठीक है, अब क्यों दायर करेगा, इसका रीजन क्या है, तो एक सेफ साइड खेलने के लिए, एक डिफेंस तैयार करने के लिए कि भाई हम तो पुलिस ऑफिसर को पहले ही जानकारी दे दिए थे कि ये मेरे खिलाफ फॉल्स केस करने जा रहा है, आपसी रंजिश के खिलाफ में हमको फॉल्स केस में फंसाने वाला था, ये हमको धमकी दिया था। तो बस एक सेफ साइड डिफेंस के लिए हम लोग अंडर सेक्शन 33 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या करते हैं, पहले एक हम लोग इंफॉर्मेटरी पिटीशन को ड्राफ्ट करते हैं। आप किसी एक अच्छे वकील के साथ जाके उसको ड्राफ्ट करिए, तैयार कीजिए, और फिर हम लोग फाइल करते हैं सीजीएम साहब के पास। ठीक है, सीजीएम साहब के पास फाइल करते हैं और सीजीएम साहब के पास से हम लोग एक सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी जो है, नकल जिसको कहते हैं, आम बोलचाल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि नकल निकाले। सर्टिफाइड कॉपी कहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 75 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसका बताया गया कि सर्टिफाइड कॉपी क्या होता है, क्या इसमें क्या कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग निकलवाते हैं और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस सर्टिफाइड कॉपी को एक पोस्ट के थ्रू पुलिस स्टेशन में भी भिजवाते रहते हैं, जिससे आपका केस मजबूत हो सकता है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट फ्यूचर केसेस, यानी फ्यूचर में होने वाले केसेस से बचने के लिए, ठीक है, उससे बचाव के लिए आप लोग इस तरह के फाइलिंग कर सकते हैं, जिससे आपको राहत हो सकती है फ्यूचर में। चलिए, हम लोग सन्हा के बारे में जान गए। लास्ट जो इसका सेक्शन है वो सेक्शन 34 है। सेक्शन 34 क्या कहता है
कि ड्यूटी ऑफ ए ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स। यानी ऐसे देखो, अभी तक हम लोग पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे थे, ठीक है, कि पुलिस ऑफिसर की मदद करें। यहाँ पे डायरेक्ट आ गया ऑफिसर, तो ऑफिसर को अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी ऑफिसर की ड्यूटी है जो कि एम्प्लॉयड है, कार्यरत है विलेज के अफेयर से रिलेटेड, तो उसको कुछ रिपोर्ट करनी होगी। अब क्या रिपोर्ट करनी होगी? तो इन दिस सेक्शन विलेज इंक्लूड विलेज लैंड, सेक्शन 34 के 2 के 1 में क्या बोला है कि इस सेक्शन में जो विलेज है वो विलेज गांव के में रह रहे लोगों के लिए ही नहीं, वहां के जमीन से जुड़े हुए भी जो भी चीज है उसका भी इंक्लूड किया गया है। एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विथ अफेयर्स ऑफ विलेज, ये कौन होते हैं? यानी ऐसे ऑफिसर कौन होते हैं? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अ मेंबर ऑफ पंचायत ऑफ अ विलेज इंक्लूड्स हेडमैन। अरे देखो, सिंपल सा बात क्या है कि यहाँ पे जो बोला ना कि ऑफिसर एम्प्लॉयड इन अ कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज, ठीक है, ये लोग कौन होते हैं? तो जनरली जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं, यानी मुखिया उखिया हो गया, लिपिकार हो गया, ठीक है, और सब होता है ना, कर्मचारी है, अंचल कर्मचारी है, तो ये सब क्या है? ये सब विलेज के क्या बोलते हैं, सारा चीज देखते हैं, वहाँ के पंचायत के मेंबर हैं। तो ये लोग को क्या होना चाहिए? ये लोग होते हैं विलेज के तुम्हारे ऑफिसर्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज मीन्स अ मेंबर ऑफ पंचायत ऑफ अ विलेज इंक्लूड्स हेडमैन। हेडमैन मतलब भाई वही मुखिया, ठीक है, और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म एनी कनेक्शन कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज। यानी विलेज के कार्य से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति जो कि विलेज में से जुड़े हुए हैं, वैसे जो है उनको ये जानकारी देनी होगी। इसका देखो, ये जो चीज है ये सेक्शन 34 के सब क्लोज 2 के 3 में दिया गया है। सेक्शन 34 के सब क्लोज 2 का 1 में क्या दिया गया था? विलेज इंक्लूड विलेज लैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ऑफिसर बोला है, पुलिस ऑफिसर नहीं बोला है, तो ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। ऑफिसर एम्प्लॉयड इन अ कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज एंड एवरी पर्सन रिसाइडिंग इन अ विलेज सेल, ठीक है। ऐसे ऑफिसर जो कि विलेज से एम्प्लॉयड है, वहां कार्य कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति जो गांव में रह रहे हैं भाई, सेल, वो क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, जो भी इन दोनों में से नियरेस्ट है, या तो मैजिस्ट्रेट साहब उस गांव से नियर है तो उनको कम्युनिकेट करेंगे, या फिर पुलिस स्टेशन एसएचओ साहब सामने है तो उनको कम्युनिकेट करेंगे और इंफॉर्मेशन देंगे। कैसा इंफॉर्मेशन? अब देखो पॉइंट वाइज है, ठीक है। या तो देखो दो चीज, ऐसे ऑफिसर जो कि वहां पे एम्प्लॉयड है, वहां कार्य कर रहे हैं उस विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए पंचायत के मेंबर, या फिर गांव के व्यक्ति, वो क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, जो भी नियर होगा, और उनको इंफॉर्मेशन देंगे अगर उनको इन सब चीजों के बारे में जानकारी है। क्या जानकारी है? कि ऐसा व्यक्ति या टेम्पररी या परमानेंट रेसिडेंस गांव का कोई व्यक्ति है जो कि नोटोरियस रिसीवर है या चोरी का सामान बेचता है और गांव के पास रहता है, तो इसकी जानकारी आप नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट को देंगे। दूसरा कि भाई कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, एकदम अपराधी है, एकदम भाई भारी भरकम अपराधी और गांव में छुपा हुआ है, ठीक है, रॉबर है, चोर चुहाड़ आदमी है, ठीक है, और वो गांव में रह रहा है, छुपा हुआ है, तो उसकी भी जानकारी आप लोग देंगे। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेक्शन 34 सब क्लॉज 2 के 2 में दिया हुआ है, एक बार उसको रीड आउट कर लेना, कुछ है नहीं, ठीक है। तीसरा कि ऐसा व्यक्ति कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट, यानी कोई ऐसा व्यक्ति या तो कोई अपराध कर चुका है या उस व्यक्ति का इंटेंशन है कि वो कोई अपराध करेगा, और वो अपराध क्या है? नॉन बेलेबल अपराध है, पनिशेबल अंडर सेक्शन 189 एंड 91। तो इस तरह की भी जानकारी आपके पास है कि कोई अपराध का साजिश कर रहा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है गांव में बैठ के, तो आप उस तरह की जानकारी आप नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो भी नियरेस्ट है उसको देंगे। अगर कोई सडन एंड अननेचुरल डेथ होता है
और सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस पे है। ठीक है, देखो गांव में जनरली क्या होता है कि डेथ वेथ मरता है आदमी तो तुरंत काम क्रिया शुरुआत होता आता है, भाई जला वाला देता है वो लोग, वहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि पोस्टमार्टम होगा ये होगा। शहर में भी जनरली क्या होता है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस है रोड वोड एक्सीडेंट उसी का, लेकिन बहुत होता है ना कि सस्पिशियस डेथ हो गया कि अच्छे से अभी रह रहा था, कुछ दिन खाना वाना खाया तुरंत डेथ कर गया। तो इस तरह की सस्पिशियस डेथ होती है, अननेचुरल डेथ होती है। ठीक है, तो इस तरह की भी जानकारी जो हेडमैन होगा या पंचायत या कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट साहब को या पुलिस को दे सकता है। सेल है, ठीक है, कमीशन और इंटेंशन टू कमिट एट एनी प्लेस आउटसाइड द इंडिया सच विलेज एट एक्ट विच इज कमिटेड इन इंडिया वुड बी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन जितना भी है और भारतीय न्याय संहिता। इसमें सेक्शन दिए गए हैं, वो बेयर एक्ट से देख लेना, रीड आउट कर लेना। क्या बोल रहा है कि अगर व्यक्ति कोई अपराध कर चुका है, इंडिया में बैठ के कनाडा वनाडा में किसी को मारने वारने का अपराध साजिश कर रहा है, ठीक है, और गांव में बैठ के साजिश कर रहा है, तो और जो कि इंडिया में कर रहा है और बाहर करना चाहता है, तो भाई इस तरह की जानकारी अगर आपके पास है, गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उसकी भी जानकारी आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को देनी होगी। ठीक है, अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और सेफ्टी ऑफ ए पर्सन प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मेंटेनेंस से रिलेटेड है या गांव की प्रशांति को भंग करना चाहता है, ठीक है, तो डीएम साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैव डायरेक्टेड हिम टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, तो अब डीएम साहब को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इन मामलों में। तो ये सब थे पॉइंट एफ तक है, ए से लेके कि कब आप कर सकते हैं एक मजिस्ट्रेट साहब को, एक नियरेस्ट विलेज गांव से जुड़े मामले में। तो इस सेक्शन में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिए हैं, चैप्टर 4 को। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता है, देखो बहुत बेसिक सा चैप्टर है, एक बार बेयर एक्ट रीड करो, मेन से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, प्री से सेक्शन 33 से एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी एकदम बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस होता है। तो बस एक बार बेयर एक्ट रीडिंग कर लो, जितना समझाना था जितना बताना था इसमें मैं बता दिया। इसके बाद वाला चैप्टर अरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें भाई दोस्तों, यार कमेंट करते हो तो चैनल रीच बढ़ता है और मुझे भी लगता है कि चलो वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।